बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MTH 302 के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए चलते हैं लेक्चर की जानिब। आज हम पढ़ेंगे रेशोज़ और प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेड डिस्काउंट और लिस्ट प्राइस, नेट प्राइस, ये चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेशो से। रेशो इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि रेशो क्या है कि दो चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ कम है किसी चीज़ के लिहाज से, तो उसको हम रेशो कहते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है कि 30 मर्द हैं और 15 औरतें हैं, इसका मतलब है इनके दरमियान रेशो क्या है, 2:1, यानी 2:1 रेशो है, ठीक है। अगर 2 मर्द हैं तो 1 औरत है उस जगह, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशो के लिए हम सबसे पहले मिनिमम नंबर तलाश करते हैं, ठीक है। जो आपको दिया होगा, डाटा दिया होगा, उसमें जो सबसे मिनिमम नंबर होगा उससे आपने क्या करना है, सबको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास रेशो आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह हमने 30 और 15 थे ना, तो 15 से डिवाइड किया दोनों को, तो 2:1 आ गया रेशो, ठीक है। इसी तरह नीचे एक एग्जांपल दी हुई उसने, ये कि 7800 रुपये एक ने इन्वेस्ट किए हैं, 5200 एक ने इन्वेस्ट किए हैं और 6500 एक ने इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे कम रकम कौन सी है, 5200 है ना, तो आपने 5200 से तीनों को डिवाइड कर देना है, तो आपके पास रेशोज़ क्या आ गई, 1.5, 1 और 1.25 ये आ जाएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रोपोर्शन क्या होती है, प्रोपोर्शन ये है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ रेशोज़ आ जाएं, ठीक है। एक ए प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन विद ए रेशियो ऑन ईच साइड, यानी कि दोनों साइड पे अगर इक्वल के दोनों तरफ रेशोज आ जाएं तो वो आपकी प्रोपोर्शन बना देती हैं, ठीक है। यही बता रहा है, इट इज स्टेटमेंट दैट 2 रेशोज आर इक्वल, ठीक है। अगर इक्वल साइन है तो उसका मतलब 2 रेशो बराबर हैं, ठीक है। यही आगे एक मिसाल दी हुई है, वो देख लेते हैं कि सेल्स की रेशो कोई से 2 प्रोडक्ट हैं, एक्स और वाई, उनके दरमियान 4:3 है, ठीक है। और जो एक्स की फोरकास्ट है वो आपकी 1,80,000 है, ठीक है। आपने वाई को फाइंड करना है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, जब भी आपने रेशो को ख़त्म करना है तो आपने डिवाइड कर देना है, 1,80,000 डिवाइडेड बाई वाई इक्वल 4/3, ठीक है। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास सेल आएगी वो आएगी 1,35,000 वाई की सेल है, ठीक है। इसको हम एक्सेल में भी इसी तरह नॉर्मल जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसी तरह करते हैं, ठीक है। तो ये आप आसान है, इसका कोई मुश्किल नहीं है कि आप एक्सेल में ना कर सकें। आगे चलते हैं। आगे वो बता रहा है कि एक हॉस्पिटल है, उसमें पहले 500 बेड थे, 200 नर्सें थी और अदर स्टाफ 150 था, ठीक है। तो अगर 100 बेड एक्स्ट्रा लगा दिए जाएं तो एक्स और वाई मालूम करें, यानी कि नर्सें कितनी एक्स्ट्रा ज़रूरत होंगे और दूसरा स्टाफ कितना ज़रूरत होगा, ठीक है। आप इनको पहले रेशोज़ में लिख लें। 500 बेड थे तो 200 नर्सें थी, यानी कि इनकी रेशो 500 और 200 है। जब 100 बेड होंगे तो नर्सें कितनी ज़रूरत होंगी उसको हमने एक्स कह दिया है, ठीक है। तो इसमें जब हम ये आपकी रेशो को ख़त्म करेंगे तो डिवीजन का साइन लगाएंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 40 आ जाएगा। जब इधर 40 आ जाएगा तो आपने क्या करना है, फिर नर्सेज और अदर स्टाफ को ले लेना है या बेड्स और अदर स्टाफ को ले लेना है, ठीक है। इनकी सेम इसी तरह इक्वल के दोनों तरफ रेशोज लिख लेनी है, ठीक है। और इस तरह आपने वाई को फाइंड कर लेना है, जिस तरह इसने किया है, इसने बेड्स और अदर स्टाफ को लिया है, इन दो को लेकर इनकी रेशोज को बराबर किया और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर 30 निकला है, ठीक है। एक्सेल पे भी ये सेम इसी तरह ही होगा, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है कि 3 जूसेस हैं, उनकी रेशो आपकी है 3:1, ठीक है। और हमारे पास टोटल कितने लीटर जूस होना चाहिए, 2 लीटर जूस होना चाहिए, ठीक है। इनकी रेशोज़ को जमा करने तो आपके पास 6 आ गया। आपने क्या करना है, आपने इंडिविजुअल की रेशो को लेना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल से, और फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि कितने लीटर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये जब 3/6 क्रॉस 2 आएगा तो ये आपके पास 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 0.67 आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। जब इन सब को जमा करेंगे तो आपके पास 2 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये रेशियोज के हिसाब से है कि कौन सा कितना होगा, कितनी प्रोपोर्शन होगी। इसमें मैंगो जूस 1 लीटर होगा, एप्पल जूस 0.67 होगा और ऑरेंज जूस आपका 0.33 होगा। ये रेशियोज के हिसाब से इनके लीटर्स आए हैं, ठीक है।
ये कैलकुलेस में एक्सेल में भी इसी तरह ही होगा, आसान है। इसमें आपने कोई जिस तरह नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं आपने उसी हिसाब से करना। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि इसमें आपने सेल को सिलेक्ट करना होता है, ना कि इंडिविजुअल नंबर लिखना होता है। जैसे B22 है ना, ये B है और 22 ये लाइन है, ये जिधर आके इंटरसेक्ट करती हैं वो आपका सेल होता है। अभी B22 ये है 1, तो इसने 1 नहीं लिखा, B22 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह करके आपने रेशियोज को इधर फाइंड करना है। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे एक और आपके पास एग्जांपल आ गई है। इसमें इसने मैंगो जूस आपको 3 रेशो दी है, एप्पल जूस की 2 दी है और ऑरेंज जूस की 1 दी है। अभी उसने क्या किया, अभी उसने कहा टोटल आपने फाइंड करना है, लेकिन आपके पास उसने ऑरेंज जूस को दे दिया है कि ऑरेंज जूस आपका 1.5 लीटर होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनमें देखना है कि रेशियोज में सबसे कम कौन सी है, तो आपने सबको उससे डिवाइड करना है, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाई 1 और आपने फिर ये उसने रेफरेंस दिया आपको 1.5 लीटर, ठीक है। तो इस लिहाज से आपने इन सबको सॉल्व करना है। तो आपने क्या करना है, 3 डिवाइडेड बाई लोएस्ट नंबर जो रेशो का है वो लिखना है, क्रॉस 1.5 यानी कि ये आपको ये जो दिया ये आपने इधर लिख देना है। तो आपके पास 4.5 लीटर आ जाएगा। इसी तरह 2 रेशो है तो 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा टाइम्स 1.5 आ जाएगा, यानी कि सब के साथ आपने डिवीजन 1 से करनी है और उसी की फिर जो वैल्यू है उससे आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ जाएगी। इनको सबको जब सम अप करेंगे तो आपके पास 9 लीटर आ जाएगा और ये आपके पास टोटल होगा। टोटल जूस जो बनेगा वो 9 लीटर बनेगा, ठीक है। प्रोपोर्शन का आपको बताया था कि प्रोपोर्शन क्या होती है। अब आप अगर इक्वल के दोनों तरफ रेशियोज लिख लें तो आपकी वो प्रोपोर्शन बन जाती है, ठीक है। आगे वो बता रहा है कि जो B और C है इनको हम मीन्स ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं, जो A और D है इनको हम एक्सट्रीम ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। A basic defining property of a proportion is that product of means is equal to the product of extreme, यानी कि आपका A D और B C का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा, ठीक है। ये लिखो A D और B C का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा। जैसे एक इसने एग्जांपल दी है कि 25 डिवाइडेड बाई 140 प्रोपोर्शनल टू 30 डिवाइडेड बाई 176। आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24 को 176 से मल्टीप्लाई करें और 140 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये दोनों आंसर आते हैं और ये बराबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह नीचे आप अननोन भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये रेशियोज को हटाएंगे तो डिवीजन का साइन लगाएंगे, 2 डिवाइडेड बाई x लिख दिया, 3 डिवाइडेड बाई 9 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास x 6 आ गया। आगे आ जाता है मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या है कि आप जो गुड्स वगैरह सेल करते हैं या बाई करते हैं तो ये जो सारी चीज़ें आती हैं ये मर्चेंडाइजिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। आगे वो बता रहा है कि आप नेट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे ये, ठीक है। स्टेक होल्डर यानी कि बंदे कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं आपके मर्चेंडाइजिंग में। एक तो होता है मैन्युफैक्चरर कि जो चीज़ बनाता है, मिडल मैन जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से लेता है और आगे होल सेल को देता है या खुद बेचता है, वो आपका मिडल मैन है, ठीक है। आगे आ जाता है रिटेलर। रिटेलर के बारे में आगे पढ़ लेते हैं। आगे कंज्यूमर जो हम लोग हैं जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो हम कंज्यूमर हैं। वो कहता है कि हर जगह आपको पता है कि जो चीज़ आप फैक्ट्री से लेते हैं वो बल्क ऑर्डर में लेते हैं तो वो आपको सस्ती मिलती है। इसी तरह जब वो जिसने फैक्ट्री से लिए जब वो आगे देगा होलसेल वालों को तो वो थोड़ी सी महंगी देगा, ठीक है। फिर जो दुकानदार है वो अपना मार्जिन रख के या तो छोटे दुकानदारों को देता है या डायरेक्ट बेचता है तो वो फिर क्या होता है कि वो थोड़ी सी अमाउंट और ज़्यादा करके हमें देता है जब हम कंज्यूमर लेते हैं चीज़ें, तो ठीक है। अपना मुनाफा जो है ना उसमें वो लाजमी रखता है। मिडल मैन यही बता रहा है कि मिडल मैन कौन है, ये इसमें कोई इतनी खास बात नहीं है। लिस्ट प्राइस कौन सी होती है, जो मैन्युफैक्चरर सजेस्ट करता है। जो आपने कभी देखो कोई भी आप चीज़ लेने जाए ना, यूँ समझिए क्रीम ही लेने जाएं, क्रीम पे आपने देखा होगा तो रिटेलर प्राइस लिखी होती है, ठीक है। ये सजेस्टेड हो रही है। बाद अब होता है कि लिखी हुई बिलफर्ज आपकी 500 रुपये है लेकिन हो सकता है वो आपको 420 रुपये में मिले, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि उसकी हो सकता है डिमांड बहुत बढ़ जाए और वो चीज़ हो कम, तो ये भी हो सकता है कि 500 लिखी हुई लेकिन दुकानदार आपको कहे भाई ये आपने 600 से मैं कम नहीं दूंगा, लेकिन वो चूंकि कम है और आपको ज़रूरत है तो आप 600 की भी ले लेंगे। तो ये होता रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है, जो आपकी लिस्ट प्राइस होती है उस पर जो होता है डिस्काउंट होता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, जितने % डिस्काउंट है उसको आप लिस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। नेट प्राइस किस तरह आएगी, आपने लिस्ट प्राइस में से जो डिस्काउंट मिला है आपको वो आपने माइनस कर देना है तो नेट प्राइस आ जाएगी। जैसे मसलन काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा ये जो शॉपिंग मॉल होते हैं वो कहते हैं जी 25% डिस्काउंट,
मतलब क्या है, अगर 5,000 की चीज़ है तो वो आपको 4,000 रुपये में मिलेगी। आगे आ जाता है मार्कअप। मार्कअप इज द अमाउंट एडेड टू ए कॉस्ट प्राइस वाइल कैलकुलेटिंग ए सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी कि मार्कअप जो होता है वो आपका कॉस्ट पे होता है। जब आप कुछ चीज़ बेचते हैं, जाहिर सी बात है अगर उस चीज़ की कॉस्ट अगर आपको 30 रुपये पड़ी है तो जाहिर सी बात है आप उसमें अपना प्रॉफिट भी तो रखेंगे। जाहिर वो 5 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकते हैं। अगर कोई अच्छा ब्रांड है तो आपको पता है जितना अच्छा ब्रांड होता है उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट होती है। हालांकि चीज़ तो वही होती है, अगर आप एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं, ठीक है, वो आपको 5 रुपये में भी मिल जाती है, लेकिन अगर वो किसी ब्रांड की है वो आपको हो सकता है 4-5 हज़ार रुपये में मिले। ठीक है, मार्कअप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेल और RS मार्कअप। ठीक है, यानी कि रुपीज़ में आपने मार्कअप चेक करना हो तो ठीक है। मार्कअप एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? आपने क्या करना है, सेलिंग प्राइस लिखनी इक्वल कॉस्ट प्राइस, जो आपकी जितने पैसे खर्च हुए उस चीज़ को बनाने में, प्लस उस कॉस्ट प्राइस पे आपने जितने मार्कअप देना है परसेंट में। ठीक है, मसलन आप कहते हैं कि मैंने जी 10% मार्कअप देना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है 10/100 टाइम्स जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसको लिखेंगे तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा एज ए परसेंट के तौर पर। ठीक है, चूंकि दोनों तरफ कॉस्ट प्राइस आ रही है तो कॉस्ट प्राइस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 प्लस मार्कअप ऑन कॉस्ट। ठीक है, आगे क्या है, मार्कअप एज परसेंटेज ऑफ सेल प्राइस, यानी कि आपने प्रॉफिट को एज ए सेल्स के हिसाब से देखना है कि सेल्स के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, ना कि कॉस्ट के हिसाब से। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस टाइम्स मार्कअप ऑन सेल, यानी कि जो आपने सेल्स की है उस पर जो मार्कअप है उसको आप मार्कअप एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस कहते हैं। ठीक है, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। आगे आपने रुपीज़ में कैलकुलेट करना है कि मार्कअप रुपीज़ में मतलब 5,000 है, 4,000 है, कितना है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? मार्कअप इन टर्म ऑफ रुपीज़ इज कॉल्ड मार्कअप, यानी कि रुपीज़ की टर्म में जब हम मार्कअप की बात कर रहे होंगे तो वो RS मार्कअप होगा। ठीक है, RS मार्कअप रिलेशनशिप बिटवीन RS मार्कअप कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर सेलिंग प्राइस इक्वल कॉस्ट प्राइस पर प्लस RS मार्कअप। ठीक है, यानी कि रुपीज़ में जो आप मार्कअप है वो ऐड करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस निकल आएगी। RS मार्कअप इक्वल परसेंटेज मार्कअप ऑन कॉस्ट टाइम्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये वही बात है, जब आपने परसेंटेज में निकालना हो, ठीक है, तो आप इस तरह यानी कि RS मार्कअप लिखेंगे इक्वल मार्कअप ऑन कॉस्ट, यानी कि जो आपने कॉस्ट सजेस्ट जो आपकी कॉस्ट एक्चुअली हुई थी ना उस पे जो आपने मार्कअप लगाया कितने परसेंट आपने ऊपर प्रॉफिट रखा है। मसलन आप कहते हैं कि जी 5 रुपये मैंने एक चीज़ है उस पर खर्च किए हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसकी जनाब 20% मैं इसका मार्कअप रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा 20/100 टाइम्स 500। ठीक है, तो 500 से फिर क्या है कि इसके साथ आपका मार्कअप निकल आएगा, तो उसको कॉस्ट प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास RS मार्कअप आ जाएगा। इस तरह जब आप सेल्स पे मार्कअप की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप सेल्स पे मार्कअप को पहले कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, ठीक है, फिर उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास RS मार्कअप आएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी फार्मूला जो है ना इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हैं मार्कअप। ठीक है, आगे है कॉस्ट प्राइस ऑफ सर्टेन आइटम इज 80 रुपीज़, यानी कि उसको बनाने में 80 रुपये लगे और उसकी सेलिंग प्राइस है 100 रुपये में उसने बेची है, तो उसका मार्कअप कितना हुआ 100 में उसने बेची है और 80 उसने लगाए थे, तो उसका 20 रुपये मार्कअप बना। ठीक है, और जब भी हम मार्कअप की बात करते हैं, अगर सिर्फ मार्कअप की बात करते हैं तो उसका मतलब है वो कॉस्ट पे बात हो रही है। अगर सेल्स पे बात होगी तो वो पहले मेंशन करेगा कि सेल्स पे आपका मार्कअप होगा। ठीक है, ये एग्जांपल है, बड़ी आसान सी एग्जांपल्स हैं, ये आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये मार्कअप इधर आपका एक्सेल पे भी बड़ा आसान है, सिंपल, जिस तरह हम नॉर्मल मैथ में करते हैं सिंपल उसी तरह। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इसमें आपने सेल्स को सिलेक्ट करना होता है, एक्चुअल वैल्यूज़ को नहीं लिखना होता है। जैसे B7 लिखा हुआ है, ठीक है, B7 आपका ये है, तो इसके डिवाइडेड में B5 लिखा हुआ है, तो B5 ये वाला है, इसको डिवाइड किया टाइम्स 100 किया तो आपके पास परसेंटेज मार्कअप आ गया। ठीक है, आगे ये काफ़ी सारी एग्जांपल है, ये आप देख लीजिएगा। सेलिंग प्राइस कौन सी होती है? सेलिंग प्राइस वो होती है जिस पे आप कोई चीज़ बेचते हैं, कौन सी, मसलन एक आपकी कास्ट होगी प्लस आपने जितना मार्कअप रखा हुआ है वो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगी। जैसे एक चीज़ है उसकी कास्ट प्राइस 1500 रुपये है
और उस पर जो मार्कअप रखा गया है वो 40% उसने रखा था, तो वो 600 रुपये बना और टोटल कास्ट आपकी बनी 2100 रुपये। ठीक, टोटल जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो 2100 रुपये बनी, कास्ट तो वो है ना जो 1500 रुपये है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मार्कडाउन। मार्कडाउन मीन ए रिडक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल सेल प्राइस टू स्टिमुलेट डिमांड, टेक एडवांटेजेस ऑफ रिड्यूस कास्ट, फोर्स कंपटीटर आउट ऑफ मार्केट। ठीक है, एक ये है कि आपने डिमांड को जो है ना आपने बराबर रखना है, ये नहीं हो कि एक आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए या डिमांड बहुत कम हो जाए, एक इक्विलिब्रियम पे रखना, तो उसके लिए मार्क डाउन दिया जाता है। जैसे आपने अक्सर का देखोगे कि मॉल्स पे होता है जी कि जी इतने % डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। वो डिस्काउंट क्यों होता है कि उनके पास स्टॉक ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करते हैं कि अपने जो उनके पास स्टॉक होता है उनको निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। ठीक है, या ये हो सकता है, या हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई नई दुकान बनी है। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं कि साथ वाले बंदे का कारोबार ना चले। ठीक है, तो क्या करते हैं वो इतनी सेल्स अपनी प्राइसेस गिरा देते हैं कि जो साथ वाला बेचारा होता है उस वो इतनी जो है ना अपनी यानी कि जो सामान है उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस गिरा नहीं सकता, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है। ठीक है, और मार्कडाउन की जब बात हो रही होती है तो हम क्या कहते हैं, जो करंट सेलिंग प्राइस है उस पर आप मार्कडाउन देते हैं। ठीक है, यही बात कर रहे, बड़ी बेसिक सी बातें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस इक्वल करंट सेलिंग प्राइस माइनस करंट सेलिंग प्राइस टाइम मार्कडाउन, यानी कि जितना आपने उस पर डिस्काउंट दिया है उसको आप करंट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, जैसे 40% है तो 40 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स जो आपकी सेलिंग प्राइस होगी करंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसको करंट सेलिंग प्राइस से माइनस कर देंगे तो आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। RS यानी कि रुपीज़ में आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं, सिंपल करंट सेलिंग प्राइस से RS मार्कडाउन आप निकालेंगे तो आपके पास न्यू सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और आपने मार्कडाउन को पैसों में कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपकी करंट सेलिंग प्राइस है टाइम्स मार्कडाउन, यानी कि 40% अगर मार्कडाउन है तो 40 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स करंट सेलिंग प्राइस, तो आपके पास रुपीज़ में आ जाएगा कि इतने हज़ार रुपये आपका डिस्काउंट बना है। ठीक है, आगे ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा है, 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये सिंपल सी हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी सेंस नहीं है। इसमें सिंपल क्या होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 टाइम्स 3300। ठीक है, तो आपके पास 825 रुपये आ गए। ठीक है, यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 100 करें तो 0.25 आता है। ठीक है, ये सिंपल। उसी तरह सेलिंग प्राइस कौन सी होती है, ठीक है, न्यू सेलिंग प्राइस, ये वही पुरानी बात जो पहले मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे डिस्काउंट की तो काफ़ी बातें होगी, अभी इसकी टाइप्स देख लेते हैं। 3 टाइप्स बताई हैं, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट, एक है सीजनल डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, व्हेन ए मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ऑफर गुड्स फॉर सेल, ए लिस्ट प्राइस और रिटेल प्राइस इज सेट फॉर ईच आइटम, ए डिस्काउंट on the list price granted by the manufacturer or wholesaler to buyer in the same trade is called trade discount। ठीक है, यानी कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो आपको मैन्युफैक्चरर आपको डिस्काउंट देता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट रेट आपको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रुपीज़ में आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट, और उसको फिर लिस्ट प्राइस से माइनस करते हैं तो आपके पास नेट प्राइस आ जाती है। ठीक है, आगे है ट्रेड डिस्काउंट की 2 टाइप्स हैं, एक है सिंगल ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है मल्टीपल और सीरीज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले हम सिंगल की बात कर लेते हैं। सिंगल का मतलब क्या है, एक ही दफ़ा, जैसे 30% उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल, ये आपको फार्मूला पहले पता है, पहले मैंने आपको बताया था। इनमें वैल्यूज पुट करेंगे, एल की जगह लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस कितनी है 3000 है, 3000 दे देंगे, ये पैरेंथेसिस में 1 है, 1 माइनस डी कितना है 30% है, यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 100 है तो 0.3 आ गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2100 रुपये। ठीक है, तो आपको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी मिली 0.3 टाइम्स आपकी जो करंट प्राइस है 3000, यानी कि आपको 900 रुपये का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, ओरिजिनल 3000 की थी, 900 आपको डिस्काउंट मिला है। ठीक है, इस तरह हम सिंगल जो आपका डिस्काउंट है उसको फाइंड कर सकते हैं। अभी हम सीरीज डिस्काउंट की बात करेंगे। आगे अब होता है सीरीज ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे पहले वो कहता है कि आपको 15% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, जब वो 15% डिस्काउंट देता है तो
जाहिर सी बात है वो डिस्काउंट जब माइनस होता है पहली प्राइस में से तो आपकी नई प्राइस आ जाती है। फिर वो कहता है कि जो आपकी नई प्राइस आई है L1 उस पर फिर 10% डिस्काउंट और देता है, ठीक है। तो फिर क्या है कि L1 में से जब वो 10% डिस्काउंट निकल जाता है तो फिर एक नई प्राइस आती है L2, फिर L2 पे जब वो डिस्काउंट देता है 5% तो आपके पास एक फिर नई प्राइस आएगी, और ये एक सीरीज में चल रही है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो आपको ये इधर शो हो रहा है, n इक्वल L टाइम्स 1 माइनस 15%, 1 माइनस 30%, 1 माइनस 5%, ठीक है। यानी कि एक सीरीज में आपको पहले 15% दिया, फिर उसकी जो नई प्राइस आई है उस पर फिर 10% दे दिया, ठीक है। तो ये आपका एक सीरीज में चल रहा है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल डिस्काउंट होता है वो आपका 30% के ऊपर नहीं होता, जैसे 15 प्लस 10 प्लस 5%, तो ये आपका 30% बनता है, लेकिन एक्चुअल में सीरीज डिस्काउंट में ये 30% नहीं बनेगा। आगे हम इसकी एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। ये वो बता रहा है कि 20%, 10% और 5% डिस्काउंट है, तो सिंपल आपने फार्मूले में पुट कर देना है। इसमें जब पुट किया सबको, ये 20% है ना तो 0.2 लिख दिया इस वजह से, ठीक है। 0.1 10% है तो 0.1 लिख दिया, तो ये आपका L है 20%। जब इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे जो फाइनल आंसर आएगा वो 13,680 रुपये आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। लिस्ट प्राइस एंड ऑर्डर फॉर पावर 2। अच्छा ये तो एग्जांपल तो आपको पता है लिस्ट प्राइस डी और नेट प्राइस कैसे निकालते हैं, ये तो पहले बड़ी पुरानी एग्जांपल बड़ी आसान सी है, ये तो आपको पता होगा। और ये आपने सबसे ज़्यादा इन पे फोकस करना है, ये छोटी छोटी है और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनके मल्टीपल चॉइस में भी आते हैं, आपके बड़े क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं बड़े, और उस वक्त बंदा कन्फ्यूज हो जाता है, इन सबको मिक्स कर देता है, ठीक है। तो आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। आगे ट्रेड डिस्काउंट का एग्जांपल वो बता रहा है कि आपने सिंगल डिस्काउंट रेट फाइंड करना है, जो आगे पीछे आपको मैंने सीरीज वाली एग्जांपल दी थी ना 15, 10 और 5% वाली, ठीक है। अभी उसने क्या है कि इस पे ट्रेड डिस्काउंट फाइंड करें, ठीक है। नेट प्राइस इक्वल 1 माइनस D1, 1 माइनस D2। आपने सिंपल क्या करना है, लिस्ट प्राइस उसने क्या कहा है 100 पे है, 100 आगे क्या है 1 माइनस 15%, इनमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 72.68 आ जाएगा। तो जो परसेंट डिस्काउंट होगा 100 में से आप 72.68 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो सिंगल ट्रेड डिस्काउंट आएगा वो 27.62% आ जाएगा, ठीक है। तो उधर 30% बन रहा था, इधर 27.62 बन रहा था, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। आगे है कैश डिस्काउंट, जो आप पैसों पे देते हैं कि ठीक है यार आप मुझे 1000 रुपये, मतलब 1000 से नहीं, मतलब 2% आपने मुझे पैसे नहीं देने, चलो आप मुझे इस तारीख तक पैसे दे दें, तो आप 2% ना भी दें तो कोई मसला नहीं है। इस तरह की जो चीज़ होती है वो आपकी कैश डिस्काउंट में होती है। और कैश डिस्काउंट किस किस चीज़ पे अलाउ होता है, ये सामने लिखी हुई चीज़ें कि इनवॉइसेस, रिटर्न गुड्स। आगे वो एग्जांपल दे रहा है कि ए कॉमन बिजनेस सजेस्ट फॉर ए कैश डिस्काउंट इज 3/10 नेट डिवाइडेड बाई 10, मीनिंग दैट ए 3% डिस्काउंट इज ऑफर्ड इफ अमाउंट ड्यू इज पेड विद इन 10 डेज। यानी कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर आप पैसे पे कर देते हो तो आप 3% जो है ना वो डिस्काउंट ले सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर 100% पे करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है डिस्काउंट पीरियड। डिस्काउंट पीरियड आर पीरियड फॉर बायर टू टेक एडवांटेजेस ऑफ डिस्काउंट टर्म, यानी कि अगर विद इन स्पेसिफाइड 10 दिन के अंदर अंदर अगर वो जमा करवा देगा पैसे तो वो उसका डिस्काउंट पीरियड है 10 दिन, ठीक है। आगे क्रेडिटेड पीरियड। क्रेडिट पीरियड आर पीरियड फॉर द बायर्स टू पे इनवॉइसेस विद इन स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि बायर्स के लिए वो पीरियड जो है वो उसका क्रेडिटेड पीरियड होता है, क्योंकि उसने पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। तो इसको क्रेडिट पीरियड भी कहते हैं। आगे उसने एक एग्जांपल दी है कि 2% डिस्काउंट है, 10 तक उसने पैसे जमा करवाने, अगर 10 तक वो पैसे जमा करवा देता है, 50,000 रुपये उसने जमा करवाने तो 10 तक उसको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे नेट यानी कि 1000 रुपये का ये उसने 2% डिस्काउंट का है ना, 1 माइनस 0.02 किया तो ये आपका आंसर 49,000, यानी कि 1000 रुपये इसका डिस्काउंट बन गया अगर उसने 10 तक पेमेंट जमा करवा दी, ठीक है। इधर थोड़ा सा है कि इसमें उसने एक फार्मूला लगाया एफ का, और आप ये देख लें कि डॉलर साइन है डी के दोनों तरफ, इसका मतलब है ये जो आपका सेल है इसको फिक्स करने के लिए उसने साथ $2 साइन लगाया। इसका मतलब क्या होगा, आप अगर उस सेल को ड्रैग करेंगे तो उसकी वैल्यू नीचे कॉपी होती जाएगी सेम, जैसे D35 है ना, तो ये जो 9 वाली है ये इधर फिक्स हो जाएगी,
आगे वो कह रहा है कि अगर डेट चेंज नहीं है तो अगर यानी कि विद इन स्पेसिफाइड लिमिट है तो उसको 1000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, अगर नहीं है तो उसका डिस्काउंट 0% हो जाएगा। ठीक है, ये दो जगह इसने फार्मूले दिखाए नहीं है, वैसे इधर डिस्काउंट का फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ इफ को उसने बताया कि एक कंडीशन है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।